Today we are going to further continue chapter number 4, force and motion. The topic is momentum. मोमेंटम को डिफाइन करेंगे, इसके लॉ को डिफाइन करेंगे और क्या कहता है उसकी एग्जांपल के साथ ज़रा बात करते हैं। मोमेंटम क्या है? सबसे पहले मोमेंटम बेसिकली अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के नतीजे में जो एक प्रोडक्ट बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? मोमेंटम। बोर्ड में आपसे पूछा जाएगा डिफाइन मोमेंटम, गिव इट्स फॉर्मूला एंड यूनिट्स, यानी मोमेंटम को डिफाइन करें, उसका फॉर्मूला बताइए और उसके यूनिट्स बताइए। ठीक है, डिफाइन किस तरह से करेंगे? मोमेंटम की हेडिंग डाल के द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड, ठीक है, ये लिख लीजिए हरी अब। फॉर्मूला क्या है बेटा मेरे पास? ऐसा ही है, ठीक है। क्या बोला है? जो मैंने डिफाइन किया है वही लिखा है। मोमेंटम का सिंबल ये है, पी टेढ़ा करके ऊपर क्या लगा देना है उसके ऊपर? एरो, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और मास इनटू वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिट। यूनिट क्या बनेगा? देखिए, मास का यूनिट क्या होता है? केजी, सही है। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम? केजी मीटर पर एक्सीलरेशन क्या है वो? वेलोसिटी का तो सिर्फ सिंगल है, ठीक है। ये बन गया फॉर्मूला, ये बन गया यूनिट। फॉर्मूले की मदद से ही हमने क्या कर दिया? यूनिट बना दिया। तो ये फंडामेंटल यूनिट हुआ है, ड्राइव्ड यूनिट हुआ? ड्राइव्ड यूनिट हुआ है क्योंकि हमने इसको किसकी मदद से बनाया है? फॉर्मूले की मदद से बनाया है। तो ये क्या हुआ? ड्राइव्ड यूनिट हुआ। ओके हो गया यहाँ तक। हेडिंग डालिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये भी 1 मार्क का आ सकता है आपके पास। फर्स्ट ईयर में इसकी डिटेल डेरिवेशन भी है, अभी तो सिंपल सी है, आगे जाके पढ़ेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में है। अब ये क्या कहता है? The total momentum of an isolated system always remains constant। मतलब किसी भी चलती हुई बॉडी का एक आइसोलेटेड सिस्टम है, बिल्कुल अकेला सिस्टम है हमारे पास, और उसमें जो रिएक्शन हो रहे हैं उस रिएक्शन का जो टोटल मोमेंटम होगा वो ऑलवेज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मतलब उसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस हम अदर फिजिकल कंडीशंस चेंज ना करें, ठीक है। मतलब अगर एक ही फ्लो में चल रहा है ना तो उसका मोमेंटम क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमने 2 बॉल्स दी, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, 2 स्फीयर्स दिए, दोनों जब टकरा के वापस जाएंगे तो उनका जो मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा? जिस तेज़ी से आ रहे थे मतलब उसी मोमेंटम से जिस टकराए, उसके बाद जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा फोर्स से आ रहे होंगे उतनी ज़्यादा दूर जाएंगे ना टकरा के, ठीक है। कम फोर्स होगी तो टकरा के कम होगी। तो कहने का मकसद ये है कि जो मोमेंटम उनका टकराने से पहले था वही मोमेंटम उनका टकराने के बाद भी रहेगा। यानी क्या हुआ? टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यानी ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्या? हाँ, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब अकेला सिस्टम, एक अलग से जा रहा है जो, ठीक है। मतलब उस पर किसी फोर्स का रिएक्शन नहीं है और इंडिपेंडेंट है, समझ लो, चलो, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। ये लिखिए ज़रा, पहले स्टेटमेंट लिखिए। इट स्टेट्स दैट the total momentum of an isolated system
always remains constant. ठीक है, अब हेडिंग डालिए एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन करते हैं इसको जरा सा। कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम, consider an isolated system having spheres of masses, दो मास है m1 और m2, दो स्फीयर है, जाहिर है वही टकराएंगे ना, of masses m1 and m2, इस तरह लिखिएगा बेटा, m1 and m1 एंड m2, दो मासेस हैं इसके। सपोज द वेलोसिटीज, सपोज द वेलोसिटीज, सपोज द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज, सपोज द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज आर u1 and u2, u1 and u2 बिफोर द कोलिजन, यानी कोलिजन से पहले उनकी वेलोसिटीज क्या थी, u1 एंड u2। ये कोलिजन से पहले की बात कर रहा हूं, अभी टकराए नहीं है स्फीयर्स, ठीक है, u1 एंड u2। ये देखिए जनाब, टोटल मोमेंटम कैन बी रिटन एज, लिखिएगा जरा, टोटल मोमेंटम कैन बी रिटन एज ये देखिए, टोटल मोमेंटम इज इक्वल्स टू पहले वाली उसका मोमेंटम और दूसरे वाले स्फीयर का मोमेंटम, देख सकते हैं, सही है। टोटल मोमेंटम इज इक्वल्स टू पहले वाले का मोमेंटम प्लस दूसरे वाले का मोमेंटम। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या फॉर्मूला है मोमेंटम का, मास इनटू वेलोसिटी। पहले की क्या ली थी मैंने, सही है, मास इनटू वेलोसिटी u1 है पहले की, दूसरे की वेलोसिटी है u2, सही है। यहां तक इसे कर दें इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर। अब एक पैराग्राफ लिखिए, आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद, आफ्टर द कोलिजन the velocities of the body, the velocities of the body becomes v1 and v2। u1 से क्या हो गई, v1, सपोज वेलोसिटी इनकी क्या हो गई, v1 और v2 बन गई, v1 एंड v2। मास चेंज होगा क्या, नहीं होगा ना, जाहिर सी बात है, मास थोड़ी चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब आगे लिखिए, टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन, टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी आफ्टर द कोलिजन बिकम्स, अब ये देखिए जरा कैसे होगा, अब ये वैसे ही होगा बिल्कुल। टोटल मोमेंटम अगर मुझे बात का निकालना है तो मैं क्या करूंगा, दोबारा से ये चीज उतारूंगा, सही है। टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम 1 प्लस मोमेंटम अब क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस ये बात का है अब, यानी वेलोसिटी क्या हो गई थी, v1 और v2, ठीक है।
ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। लिखिए ज़रा यहाँ तक। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसने क्या कहा था कि टोटल मोमेंटम ऑफ अ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब उसने ये कहा था कि टोटल मोमेंटम क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो एक बात मुझे बताइए, ये भी टोटल मोमेंटम के बराबर है ये पूरा, ये भी टोटल मोमेंटम के बराबर है ये पूरा, तो ये दोनों बराबर क्यों नहीं हो सकते? लिख सकते हैं ना कि ये पूरा किसके बराबर है, इसके। ठीक है, तो लिखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, it can be written as कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। लिखिएगा ये, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड जब बराबर है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर। ये देखिए m1u1 प्लस m2u2 इस तरह लिख सकते हैं बेटा, इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस ये है आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दूर ये ओके 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 ओके। ओवरऑल किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, वो सिस्टम जो कि इंडिपेंडेंट हो, बिल्कुल आज़ाद हो, उस सिस्टम का जो आपका मोमेंटम है वो ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट, मतलब कभी भी चेंज नहीं होता, पहले भी बाद में भी। यानी कोई कोलिजन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उसका टोटल मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक जैसा रहता है मतलब। ठीक है, तो यही हमने डेरिवेशन के ज़रिए किया है, सेम चेंज, इसको बराबर ले लिया, बस इक्वल है। सही है। अब आइए ज़रा फ्रिक्शन पे। व्हाट इज फ्रिक्शन, डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज फ्रिक्शन, सुना है? दो सरफेसेस का आपस में मिलना। ठीक है, दो सरफेसेस का आपस में मिलना जो है वो आपका क्या कहलाता है, फ्रिक्शन। द रबिंग ऑफ टू सरफेसेस, मतलब दो सरफेसेस जब आपस में मिलके जो है मोशन में आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। ठीक है, देखिए
the force which is known as opposing force, ये से बेसिकली कहते हैं opposing force in the motion of a body, is called force of friction, is called उसके बाद आपके पास इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, मेरिट्स, और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, पहले एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। अब मेरे ज़मीन और मेरे पाँव के दरमियान फ्रिक्शन है, तो मैं चल रहा हूँ ना, ये दो सरफेसेस क्या कर रही हैं, मिल रही हैं ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हम लोग चल पाते हैं। ठीक है, लिखिए, वी कैन वॉक ऑन द रोड। नंबर 1, वी कैन वॉक ऑन द रोड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। पॉइंट बना के लिखिएगा क्योंकि पॉइंट्स में ही आता है ये। वी कैन वॉक ऑन द रोड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। नंबर 2, गाड़ियां चल रही हैं रोडों पे, किसकी वजह से चल रही हैं, टायर और रोड के दरमियान क्या है, वो रब होता है ना पूरा। ठीक है, लिखिए, वी कैन ड्राइव अ कार बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। वी कैन ड्राइव अ कार बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड। अच्छा, हमारी जो बॉडी के जॉइंट्स हैं इसके दरमियान भी क्या है, फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से क्या हुई हुई है, अटैच हुई हुई है, और हम क्या लगा सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जो जॉइंट्स हैं उसमें भी क्या है, हमारे पास फ्रिक्शन मौजूद है, जिसकी वजह से क्या करती है, मूव करती है। लिखिए, देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द जॉइंट्स ऑफ आवर बॉडी। देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द जॉइंट्स ऑफ आवर बॉडी। अब आइए जरा किस पे, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। आप लोगों ने जब बहुत ज़्यादा किसी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस में जो है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में जब वायर्स होते हैं उनके दरमियान बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा हो जाए, वो क्या कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं उसे। ठीक है, लिखिए पहला पॉइंट, टू मच फ्रिक्शन बिटवीन द वायर्स ऑफ डिवाइस, टू मच फ्रिक्शन बिटवीन द वायर्स ऑफ डिवाइस can cause a burn, can cause a number 2, can cause a burn, number 2। अच्छा, अब इसी की वजह से इंडस्ट्रीज वगैरह में देखा होगा आपने, बहुत सारी हीट एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है और निकल जाती है बाहर। ठीक है, ये किसकी वजह से होती है, जब दो सरफेसेस आपस में क्या करती हैं, मिलती हैं, तो क्या पैदा होती है, एक वार्मनेस पैदा हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होता है कि आपकी हीट एनर्जी निकल के कहाँ चली जाती है, बाहर चली जाती है, तो क्या हो गई, वेस्ट हो गई ना, मतलब ज़ाया हो गई। तो लिखिए,
heat energy is wasted, heat energy is wasted in industries due to friction. नंबर 3 पॉइंट लिखिए, एक्सिस ऑफ फ्रिक्शन, एक्सिस ज्यादती जो है वो फ्रिक्शन की, एक्सिस ऑफ फ्रिक्शन कैन वार्म द सरफेस, किसी भी सरफेस को क्या कर सकती है, वार्म कर सकती है। एक्सिस ऑफ फ्रिक्शन कैन, एक्सिस ऑफ फ्रिक्शन कैन वार्म द सरफेस। हो गया, फ्रिक्शन की हमारे पास टाइप्स रह गई हैं और टेंशन इन द स्ट्रिंग की डेरिवेशंस है। कल इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करके इस टॉपिक को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। उसके बाद चैप्टर 4 के किस पे आएंगे, न्यूमेरिकल्स।